हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग लगातार आगामी यूपीपीसीएस, आरओ और बीईओ के लिए जीएस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज को कवर कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत ये आपकी 17वीं क्लास है और इस क्लास में हम लोग प्राचीन इतिहास का आरंभ कर रहे हैं और इन्वायरमेंट को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। बाद बाकी अगर उसके और कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे तो हम उनकी चर्चा बाद में कर लेंगे। तो आज से हम लोग प्राचीन इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं और वहां से जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सभी प्रमुख पाषाणकालीन स्थल। आपको भी पता है कि जो पाषाणकालीन स्थल है, चाहे वो पुरा पाषाणकालीन हो, मध्य पाषाणकालीन हो या फिर नव पाषाणकालीन, सभी से हर बार एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो इन स्थलों की तैयारी करना या फिर चर्चा करना बेहद ही आवश्यक है। तो आज हम लोग इन्हीं को अच्छी तरीके से कवर करेंगे। बाद बाकी आप लोगों के लिए एक जानकारी है कि अब यूपीपीसीएस और आरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो नजदीक आती जा रही है धीरे धीरे। और ऐसे में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास की ऐसे सटीक, संक्षिप्त और सारगर्भित नोट्स नहीं हैं जिनके माध्यम से वो पूरी तैयारी कर पाएं, क्योंकि एट लास्ट किताबें आपको कॉन्सेप्ट दे देती हैं लेकिन वो मटेरियल कभी नहीं दे पाती हैं जिससे कि आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा को बड़ी ही आसानी से निकाल लें। तो ऐसे में आपको जरूरत पड़ती है कि आप किसी अनुभवी के नोट्स पढ़ें ताकि उन नोट्स के माध्यम से ही आप प्रारंभिक परीक्षा की पूरी तैयारी को कर सकें और बहुत ही कम कंटेंट में आप प्रारंभिक परीक्षा की जो बाधा होती है उसको पार कर लें। ठीक है, तो यहां पर आरओ री एग्जाम और यूपीपीसीएस 2024 की जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उनके लिए आप नोट्स को इंटेलेक्टो से ले सकते हैं। और ये जो नोट्स हैं ये हार्ड कॉपी और पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप पर इनकी पीडीएफ ले सकते हैं, उसकी फीस कम है। और अगर आप अपने घर पर नोट्स मंगाना चाहें तो प्रिंटेड नोट्स आपके घर के पते पर भी भेज दिए जाएंगे। नंबर आपके सामने है, नंबर आपका रहा ये 9368403908। इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके नोट्स का डेमो भी ले सकते हैं और ये फीस लिखी हुई है। ठीक है, बाद बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें आपको सिर्फ जीएस के नोट्स मिल जाएंगे। इसमें जीएस के नोट्स के अलावा आपको करंट अफेयर्स टोटल मिलेगी। 3 फॉर्मेट में हम लोग करंट अफेयर्स देते हैं। डेली करंट अफेयर्स जिसमें डिटेल में करंट अफेयर्स की कवरेज होती है और फिर हम लोग प्रति माह आपको 150 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी देते हैं जिनका पैटर्न बिल्कुल आयोग के पैटर्न पर होता है। और हम आपको एक मासिक पत्रिका भी देते हैं जिसमें कि करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को टॉपिक वाइज संक्षिप्त में कवर किया जाता है। तो 3 स्तर पर करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको मिलेगी इन प्रोग्राम के साथ में आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर इन प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं तो आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी और किसी किताब या फिर अन्य मार्केट के किसी भी कंटेंट से आपको लेना देना नहीं रहेगा। बस इनको पढ़िए और प्री की पूरी तैयारी कीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की, यानी कि पाषाणकालीन स्थलों की। तो सबसे पहले हम लोग ये चर्चा करेंगे कि आखिर यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को अगर हम लोग देखें तो यहां से 3 चीजें पूछी जाती हैं। पहला कि अवस्थिति को लेकर सीधा आपसे कोई भी स्थल दे देगा और पूछ लेगा कि यह किस राज्य में अवस्थित है या फिर इसकी अवस्थिति क्या है। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि इस पाषाणकालीन स्थल से साक्ष्य कौन सा मिला है। हड्डी के उपकरण हैं, कहीं पर चावल के साक्ष्य हैं, कहीं पर जौ के साक्ष्य हैं। ठीक है, तो बहुत सारे साक्ष्य हैं। तो पूछ लिया जाता है कि किस पाषाणकालीन स्थल से कौन सा साक्ष्य मिला है। और एक काल को लेकर होता है
जैसा कि पाषाणकालीन जो पाषाण काल है वो 3 कालों में विभाजित है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको स्थल दे देगा और उनमें से पूछ लेगा कि कौन इसमें से नव पाषाण कालीन स्थल है, या फिर 3 पाषाण काल दे दिए और एक पुरा पाषाण काल, तो पूछ लेगा इनमें से कौन नव पाषाण कालीन स्थल नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। बाद बाकी क्वेश्चन टफ करने के लिए कोई भी पैटर्न बन सकता है, लेकिन अगर आप फोकस इन तीनों चीजों पर कर कर चलेंगे कि अवस्थिति, साक्ष्य और काल, तो कैसा भी प्रश्न बन जाए आप उसको हल करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो क्लास की हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पुरा पाषाण कालीन स्थलों की। ठीक है, तो पुरा पाषाण कालीन स्थलों की अगर हम लोग बात करें तो उसमें सबसे पहले है आपके सामने हथनौरा। और हथनौरा की अवस्थिति की अगर हम लोग बात करें तो ये कहां पर स्थित है, ये है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। ठीक है, और यहां से मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला है। तो हथनौरा एक पुरा पाषाण कालीन स्थल है। इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। और साक्ष्य की बात करें तो यहां से मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला है। अब देखो यहां से सारी चीजें पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो काफी बार बन के सामने आ चुका है कि मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है, तो ये मिला है हथनौरा से। आगे बढ़े तो अगला है भीम बेटका। ये कहां पर है, तो ये है मध्य प्रदेश के रायसेन में। यहां से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, तो यहां से शैल चित्रकारी के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। बाद बाकी आपको पता होना चाहिए कि भीमबेटका को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत की सूची में भी शामिल किया है। तो सबसे पहले भीमबेटका कहां पर है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन में। और यहां से प्राचीनतम शैल चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि शैल चित्रकारी के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलते हैं, तो भीमबेटका से। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि जो भीमबेटका के शैल चित्र हैं उनको यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत की सूची में शामिल किया हुआ है। अगला है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, तो इसको याद रखिए कि जो नर्मदा घाटी है वो मध्य प्रदेश में है। और यहां से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। तो यह क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला है, तो नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी कहां है, मध्य प्रदेश में। अब कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से और मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य तो ये हथनौरा से। ठीक है, अब अगला जो पुरा पाषाण कालीन स्थल है वो है अतिरम पक्कम। नाम से ही लग रहा है कि ये कहीं तमिलनाडु में होगा। और यहां से भी मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो अतिरम पक्कम जो है वो तमिलनाडु में है और यहां से भी मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। अब इसको थोड़ा सा गौर से सुनिए कि यहां से भी मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं और हथनौरा से मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं कि जहां पर प्रथम और एक सीधा सीधा तथ्य भी दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना, प्रथम साक्ष्य मानव खोपड़ी का हथनौरा से और मानव खोपड़ी के साक्ष्य ये आपके अतिरम पक्कम से। उसके बाद पल्लवरम की बात करें तो ये भी कहां पर होगा, नाम से ही लग रहा है तमिलनाडु में होगा। और यहां से आपको ध्यान रखना है एक फैक्ट कि जो भूगर्भ क्या बोलें ये रॉबर्ट ब्रूस फुट ये जो थे पुरातत्ववेदा, ये 1863 में यहां से एक हस्त कुठार की खोज करते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान रखना कि भारत में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा 1863 में पहला जो हस्त कुठार है, हस्त कुठार होता क्या है, ये होता है पाषाण
निर्मित औजार, पाषाण मतलब पत्थर होता है, तो पत्थर निर्मित औजार प्राप्त किया था। इसका नाम था हस्त कुठार। तो भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने कहां से पहला हस्त कुठार प्राप्त किया था? तो ये किया था पल्लवरम से। ध्यान रखना, ये फैक्ट पूछा जा चुका है। उसके बाद अगला देखो, अगला है गुडियाम गुफा, और ये पिछली बार ही पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना। गुडियाम गुफा जो है ये तमिलनाडु में है, और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी भूविज्ञानी या फिर भूगर्भवेत्ता जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है, तो गुडियाम गुफा कहां पर है? तमिलनाडु में, और इनकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। ठीक है, डीडवाना की बात करें, सबको पता होगा राजस्थान में है, तो डीडवाना कहां पर है? नागौर राजस्थान में। ठीक है, यहां से कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, तो आप इसकी अवस्थिति को अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद देखो ईसमपुर, देखो ये भी पिछले पीसीएस में पूछा गया था। तो ईसमपुर कहां पर है? कर्नाटक में जो हुसंगी घाटी है वहां पर ये ईसमपुर पुरापाषाण कालीन स्थल मौजूद है। ठीक है, तो ये हो गए आपके सभी पुरापाषाण कालीन स्थल। इनको अच्छे से, इनकी अवस्थिति को देखिए, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं उनको देखिए, और कहीं पर इस तरीके का फैक्ट है कि इस पाषाण कालीन स्थल की खोज किसने की, तो वो भी देखिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मध्य पाषाण कालीन स्थलों की। तो मध्य पाषाण कालीन स्थलों में सबसे पहले है चौपानी मांडो, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये कहां पर है? ये है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, और अगर साक्ष्य की बात करें तो यहां से मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मृदभांड मतलब जो आप देखेंगे पॉट या फिर जो घड़े टाइप के होते हैं मिट्टी के, उनको मृदभांड बोलते हैं। तो चौपानी मांडो सबसे पहले ध्यान दीजिए कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, और यहां से प्राचीनतम मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो ये मिलते हैं चौपानी मांडो से। अगला देखो है सराय नाहर। ठीक है, तो सराय नाहर की अगर हम लोग बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है, और साक्ष्य की बात करें तो यहां से अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हड्डी के उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं कहां से? सराय नाहर से। बाद बाकी सराय नाहर के संदर्भ में एक फैक्ट याद रखना कि जीआर शर्मा ने, ये भी एक भूविज्ञानी थे, तो जीआर शर्मा ने सराय नाहर राय, ठीक है, या तो इसके संदर्भ में आपको सराय नाहर लिखा हुआ मिलेगा या सराय नाहर राय भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी थी कि सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी में प्रवास किया था। ठीक है, तो सराय नाहर राय में खुदाई के बाद ही जो जीआर शर्मा थे, इन्होंने यह अवधारणा पेश की थी कि विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण ही लोगों ने गंगा घाटी में प्रवेश या फिर प्रवास किया था। तो ये बात हो गई सराय नाहर राय की। अब बात करते हैं मेहदहा की। तो ये भी कहां पर है? ये भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहां से अगर साक्ष्य की बात करें तो हड्डी और सींग निर्मित उपकरण यानी कि औजार तथा चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और क्या साक्ष्य मिला है? और देखो यहां से स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो मेहदहा की बात करें, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, और यहां से हड्डी व सींग निर्मित उपकरण यानी कि औजार मिले हैं, चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, और स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बागौर की बात करें, ये कहां पर है? ये राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है,
और यहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बागौर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के भीलवाड़ा में, और यहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है आदमगढ़। आदमगढ़ की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है, और यहाँ से सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, अब आपको बागौर और आदमगढ़ के संदर्भ में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए या फैक्ट आपको दिया जाए कि सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण कहां पर मिलते हैं, तब होगा आदमगढ़। और सिर्फ पूछ लिया जाए कि पशुपालन के प्रमाण कहां मिले हैं, तो दोनों में से कोई भी दिया जाए तो आप उसके अनुसार अपना उत्तर टिक करके वहां पर आएंगे। लेकिन सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण की बात की जाए तो फिर आदमगढ़ ही आएगा। बाद बाकी आदमगढ़ की स्थिति कहाँ है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। उसके बाद सांभर झील, सबको पता है ये राजस्थान में है। ठीक है, सांभर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। और यहाँ पर विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो विश्व के सबसे प्राचीनतम या फिर पुराने वृक्षारोपण के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सांभर झील से। और सांभर झील कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। उसके बाद और आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप देखेंगे दमदमा। बहुत क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। और दमदमा कहाँ पर है? ये भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से मानव समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, जो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको जो जमीन में गाड़ा जाता है उसी को समाधान कहते हैं। तो यहाँ से मानव समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। और अब ध्यान देना कि यहाँ से जो भी समाधान मिले हैं उनमें से 5 युग्म समाधान हैं, यानी कि एक साथ 2 लोगों को दफनाने के साक्ष्य हैं, जबकि एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना सबसे पहले कि जो दमदमा है वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, और यहाँ से मानव समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। अब जो भी यहाँ पर समाधान प्राप्त हुए हैं उनमें से 5 ऐसे समाधान हैं जिनमें कि 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया है, और एक समाधान ऐसा है जहां पर कि 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना। अगला देखो है लेखहिया, और ये कहाँ पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश के विंध्यन क्षेत्र में स्थित। लेखिया जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है वो कहाँ पर है? वो है उत्तर प्रदेश के विंध्यन क्षेत्र में। और साक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर लघु पाषाण उपकरणों यानी कि जो छोटे पत्थर के औजार हैं वो मिले हैं, और साथ में मिले हैं 17 मानव कंकाल। तो लेखिया उत्तर प्रदेश के विंध्यन क्षेत्र में है, और यहाँ से छोटे पत्थरों के औजार यानी कि लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, और साथ में मिले हैं 17 मानव कंकाल। ठीक है, पैसरा की बात करें, पैसरा कहाँ पर है? तो ये बिहार के मुंगेर में है। ठीक है, ध्यान रखना पैसरा पूछा जा चुका है, और यहाँ से कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, तो सिर्फ इसकी अवस्थिति को आप लोग याद कर लीजिए। पैसरा कहाँ पर है? बिहार के मुंगेर में। अगला है वीरभानपुर, ये भी पूछा जा चुका है। तो वीरभानपुर की हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और वीरभानपुर से मिलने वाले साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ से आवासीय बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, और पत्थर के औजार के निर्माण स्थली के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि आवासीय बस्तियों के साक्ष्य, और जहाँ पर पत्थरों के औजार निर्मित किए जाते थे तो उस स्थल के साक्ष्य वीरभानपुर से मिलते हैं। अगला देखो है लंगनाज, ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में। ठीक है, लंगनाज मध्य पाषाण कालीन स्थल है, और ये है कहाँ पर? गुजरात में। और इसके संदर्भ में एक फैक्ट याद रखना कि
इसका उत्खनन HD संकलिया ने किया था। ठीक है, लंगनाज जो कि एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है, गुजरात में स्थित है, और इसका उत्खनन यानी कि खुदाई इसकी किसने की थी? HD संकलिया ने। ठीक है, यहां से प्राप्त क्या हुआ है? तो रेत के ठोस टीले प्राप्त हुए हैं और 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। लंगनाज से क्या क्या मिला है? रेत के ठोस टीले और 14 मानव कंकाल। अब हम लोग बात करते हैं नवपाषाण कालीन स्थलों की। तो नवपाषाण कालीन स्थलों में सबसे पहले देखें तो ये है संगनकल्लू। तो संगनकल्लू कहां पर है? ये है कर्नाटक के बेल्लारी में। ठीक है, और यहां से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि राख के टीले किस पाषाण कालीन स्थल से या फिर किस नवपाषाण कालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वो है संगनकल्लू, जो कि कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। उसके बाद देखो बुर्जहोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुर्जहोम कहां पर है? ये है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, और यहां से गर्तवास के साक्ष्य मिलते हैं। गर्तवास मतलब गड्ढों में जो आवास बनाए जाते हैं उनके साक्ष्य मिलते हैं। और दूसरा प्रमुख जो साक्ष्य यहां से मिला है वो मिला है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य। ठीक है, तो बुर्जहोम जो है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, और यहाँ से एक तो गर्तावास यानी कि गड्ढों में आवास के साक्ष्य मिलते हैं, और दूसरा मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। अगला है चिरांद। चिरांद कहाँ पर है? ये है बिहार में। यहाँ से अगर हम साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से मृदभांड तथा हड्डी व पत्थर निर्मित औजार मिलते हैं, और हड्डी किसकी? मुख्य रूप से हिरण के सींगों की। ठीक है, तो चिरांद जो नवपाषाण कालीन स्थल है ये बिहार में है। यहाँ से अगर हम लोग साक्ष्यों की बात करें तो एक तो यहाँ से मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं, दूसरा हड्डी व पत्थर निर्मित औजारों के साक्ष्य मिलते हैं, और हड्डी से जो औजार निर्मित किए गए हैं उनमें मुख्यतः हिरण की सींगों के प्रयोग से वो बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई चिरांद की। अब बात करते हैं हम लोग मेहरगढ़ की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेहरगढ़ की अगर हम लोग अवस्थिति की बात करें तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में। और यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृषि का प्रथम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कृषि का प्रथम साक्ष्य किस पाषाण कालीन स्थल से मिला है तो वो है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो ये है पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में। बाद बाकी एक फैक्ट और ध्यान रखना कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला जो अनाज था वो जौ था। ठीक है, तो ध्यान रखना मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला अनाज जौ था। और कृषि के अगर हम लोग प्रथम साक्ष्य की बात करें तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। अब बात करते हैं कोलडीहवा की। कोलडीहवा की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। कोलडीहवा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। और चावल का प्रथम प्रमाण कोलडीहवा से ही मिलता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चावल का प्रथम प्रमाण किस पाषाण कालीन स्थल से मिला है, तो ये मिला है कोलडीहवा से। उसके बाद देखो गुफा कराल है। गुफा कराल की अगर हम लोग बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यहाँ से भी गर्तवास के कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो गर्तवास के साक्ष्य गुफा कराल से भी मिले हैं, और लेकिन बहुत कम मात्रा में, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम में, और दोनों ही देखेंगे आप तो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। उसके बाद है लाहुरा देव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, और भारत के अंतर्गत कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलते हैं।
अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। देखो, भारत के अंतर्गत कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात की जाए तो लहोरा देव, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्रथम साक्ष्य, तो मेहरगढ़ में। यह क्वेश्चन ऐसे बन चुका है कि आगे लगा दिया था कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसमें आपको पता ही है कि पाकिस्तान भी आता है, इधर बांग्लादेश भी आता है, श्रीलंका भी आ जाता है उसमें। तो अगर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाए तो वहां से आप देखेंगे कि कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है या फिर जो प्रथम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से मिलता है। और अगर क्वेश्चन आपके सामने बन के आ जाए कि भारत के अंतर्गत कृषि के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो वो मिले हैं लाहौरा देव से। एक चीज और ध्यान रखना कि देखो यहां पर है कृषि का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये पहली बात तो मेहरगढ़ भारत में है ही नहीं। आज के हिसाब से देखा जाए ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले भाग में है। अब भारत के अंतर्गत बात की जाएगी तो आप भारत के बाहर के स्थल की बात तो करेंगे नहीं, तो फिर आप भारत में ही किसी स्थल की बात करेंगे। तो इसमें लाहौरा देव है जहां से कि कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। और लाहौरा देव कहां पर है? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में। ठीक है, तो ये आपके कुछ और नवपाषाणकालीन स्थल हैं, इनको भी देखिए। बेल्लारी की बात करें, सबको पता होगा बेल्लारी कहां पर है, ये है कर्नाटक में। और बेल्लारी दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो ये कर्नाटक का बेल्लारी ही था। उसके बाद बेलन घाटी की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेलन घाटी कहां पर थी? ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, ठीक है, प्रयागराज के अंतर्गत ही जो मिर्जापुर आता है वहीं पर बेलन घाटी स्थित थी। और बेलन नदी घाटी के लोहदा नामक पुरास्थल से हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो बेलन घाटी कहां पर है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। और बेलन नदी घाटी के पास एक क्षेत्र है जिसका नाम है लोहदा। ठीक है, ध्यान रखना, क्या नाम है? लोहदा। तो यहां से एक हड्डी निर्मित मातृभूमि की प्रतिमा मिली है। ठीक है, उसके बाद नागार्जुन कोंडा की बात करें, सबको पता है ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। सिर्फ इसकी अवस्थिति को देख लीजिए। और अंतिम जो नवपाषाण काल स्थल है वो है मेहगढ़ा। ये कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। यहां से अगर हम लोग साक्ष्यों की बात करें तो पशु बाड़े, डोरी छाप मिट्टी के बर्तन, गोलाकार या अंडाकार झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मेहगढ़ा कहां पर है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। साक्ष्यों की बात करें तो पशु के जो बाड़े होते हैं, बाड़े आप लोग समझ गए, ऐसे करके बना दिया जाता है और इसी के अंदर पशु रहते हैं। ठीक है, डोरी छाप मिट्टी के बर्तन और गोलाकार या अंडाकार झोपड़ियों के साक्ष्य, तो ये सब मिला है मेहगढ़ा से। तो ये आपके हो गए सभी पाषाणकालीन स्थल। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि यहां से यूपीपीसीएस, आरओआरओ और बीईओ में जरूर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और रिपीट मोड में भी देख लिया करिए ताकि चीजें आपको याद रहें। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।